जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, मोमेंट आर्म और फोर्स का, या फिर पोजीशन वेक्टर आर, रेडियल वेक्टर आर और फोर्स का ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस रेडियल वेक्टर आर और फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर, जिसको राइट हैंड रूल से मालूम किया जा सकता है कि अगर आपकी फर्स्ट फिंगर आर की डायरेक्शन में हो, सेकंड फिंगर फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो फिर आर क्रॉस एफ, आर को फोर्स की डायरेक्शन में जब आप टर्न करेंगे तो अंगूठा जिस भी डायरेक्शन में राइज होगा वो तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और यहां पर वो तीसरा वेक्टर क्या है, टॉर्क, जिसको मैंने ग्राफिकली यहां पर ड्रॉ करके समझाने की कोशिश की है कि आपका ये राइट हैंड है, फर्स्ट फिंगर आर की डायरेक्शन में, सेकंड फिंगर फोर्स की डायरेक्शन में, तो फिर टॉ जो है वो अंगूठा डिटरमाइन करेगा। इसको यहां पर अगर आप अप्लाई करें, ओके, आर एफ, अब अगर आप आर को फर्स्ट फिंगर ले लें तो एफ उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जिसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए अगर आपसे मैं पूछूं कि ये एफ, ये फोर्स इस व्हील को किस डायरेक्शन में टर्न करवाएगी, आप कहेंगे जी इस किसी डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर गौर कर लें बेटा, अगर आप इस स्क्रू को, राइट हैंडेड स्क्रू को जो कि किसी वुडन ब्लॉक में फिक्स्ड है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करें स्क्रू ड्राइवर की मदद से, तो ये या तो अंदर की तरफ जाएगा वुड में या फिर बाहर की तरफ। लेकिन राइट हैंडेड स्क्रू जो है उसको जब आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हैं हमेशा लूज होता है, लूज होगा तो वो किस तरफ जाएगा बेटा, बाहर की जानिब, एंड दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से टॉर्क किस तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो यू विल से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉ, ओके। यहां पर एक और मैंने छोटा सा व्हील ड्रॉ कर दिया है जो कि आपके लिए है कि आप मुझे बताएंगे कि इस पे टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ए की तरफ या बी की तरफ होगी। राइट हैंडेड स्क्रू को भी और इस राइट हैंडेड रूल दोनों को याद रखिएगा, आपके सामने है ये बेटा। अगर ये आर और एफ दोनों अपने यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दिए गए हों, कैसे कि अगर आपके पास हो r इज इक्वल्स टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के, एंड f इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो फिर टॉर्क क्या होगा, कैसे मालूम करेंगे, यू विल से देन टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा इस डिटर्मिनेंट मेथड से, आई जे के आर एक्स आर वाई आर जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। अब इसे कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, चैप्टर नंबर 2 के सेकंड लास्ट या लास्ट टॉपिक में जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी किया था तब मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। लेक्चर नंबर 2.10 और 2.11 प्लीज आप गौर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ये एग्जाम्पल्स उस पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं, ओके। अब यहां पर ये चीजें डिस्कस करने के बाद हमारे पास अगला सेशन आता है मोमेंट ऑफ कपिल का। तो मोमेंट ऑफ कपिल क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपिल, मोमेंट ऑफ कपिल को डिफाइन करने से पहले सिंपल सी कहानी है। मोमेंट ऑफ कपिल से क्या मुराद है, टॉर्क बिकॉज ऑफ कपिल, टॉर्क बिकॉज ऑफ कपिल। कपिल क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं बेटा। कपिल जोड़े को कहते हैं, वो जोड़ा जो फोर्सेस का है, वो जोड़े नहीं जो हमारे, जो हम पहनते हैं शलवार कमीज, या वो जोड़े जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, वो नहीं। यहां पर कपिल क्या है, कपिल दो फोर्सेस का जोड़ा है। गौर करें यहां पर वो दो फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड के हवाले से आपस में बराबर हों, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हों और किसी एक ही बॉडी पर एक्ट कर रही हों, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर ऐसे कि उनकी लाइंस कभी भी आपस में कोइंसाइड ना करें, तो इन दो फोर्सेस के पेयर को कपिल कहा जाता है, ओके। तो कपिल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड
opposite in direction acting on a body at two different points such that their lines of action do not coincide. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम किसी बार को ले लेते हैं. ओके, इस पर एक फोर्स ऐसे लग रही हो और दूसरी फोर्स ऐसे लग रही हो. क्या ये कपल बनाएंगी? नहीं, ये कपल नहीं बनाएंगी. ये अपोजिट ही नहीं है. एक इस तरफ जा रही है, दूसरी तरफ जा रही है. ये आपस में कॉन्साइड कर जाएंगी किसी ना किसी पॉइंट पर. यस, ये किसी पॉइंट पर कॉन्साइड करें, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कपल नहीं बना रही. तो कपल कौन सी फोर्स बना सकती है? इस फोर्स के साथ ये वाली फोर्स कपल बना सकती है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कपल में दो फोर्सेस मैग्नीट्यूडली आपस में बराबर होती हैं, उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स पर लगती हैं. डेफिनेटली जब दो अलग अलग पॉइंट्स पर लगेंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगी. ऐसी दो फोर्सेस के पेयर को कपल कहा जाता है. और जब कपल किसी बॉडी पर एक्ट होता है, जैसे कि ट्रैक्टर, मतलब अच्छी गाड़ियों के तो उंगली से स्टीयरिंग घूम जाते हैं, ट्रैक्टर हो गया, मेहरान कार हो गई, या फिर और कोई पुराना सा मॉडल किसी गाड़ी का, राइट. उसको जब आप ट्रैक्टर को घुमाते हैं तो आपको फोर्स लगानी पड़ती है. एक फोर्स अपवर्ड, व्हील को, स्टीयरिंग को घुमाते हैं, एक फोर्स अपवर्ड और दूसरी डाउनवर्ड, टर्न. ओके, उसमें भी बहुत ज्यादा फोर्स. सो दैट इज एक्चुअली अ कपल. ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं फर्दर लेक्चर में डिस्कस करता हूं. नाउ कपल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमारे कोर्स में इसको कैसे बयान किया गया है, और आसान तरीन लफ्जों में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, वो दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं, राइट. सपोज करें कि यहां पर किसी बॉडी के दो पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी. पॉइंट ए को लोकेट किया गया किसी पोजीशन वेक्टर r1 से, पॉइंट बी को लोकेट किया गया किसी पोजीशन वेक्टर r2 से. बी और ए के दरमियान ये जो डिफरेंस है जिसको हमने r से जाहिर किया है, तो ये r किसके बराबर होगा? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस r विल बी इक्वल्स टू r1 माइनस r2. ओके, नॉट r2 माइनस r1. थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस चीज पर. अब बेटा, इस फोर्स की वजह से भी कोई ना कोई कपल पैदा होगा, कोई ना कोई टॉर्क पैदा होगा, और इस फोर्स, ये दोनों फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूडली बराबर हैं, डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं, दो अलग पॉइंट्स पर लग रही हैं, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस कपल बना रही हैं. एक F होगी तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको आप क्या कहेंगे? नेगेटिव F से रिप्रेजेंट करेंगे. तो टोटल टॉर्क जो होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे जी टॉर्क, जो टोटल टॉर्क है ड्यू टू कपल, वो कितना होगा? दैट इज टॉ इज इक्वल्स टू टॉ ड्यू टू पॉजिटिव एफ प्लस टॉ ड्यू टू नेगेटिव एफ. एम आई राइट? यहां पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. तो दोनों टॉर्क्स को आप अलग अलग करके लिख दें, यहां पर वैल्यूज पुट कर दें, तो टोटल टॉर्क किसके बराबर होगा? आप कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस माइनस F. एम आई राइट? बेटा, इसी इक्वेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं, गौर कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. तो टोटल टॉर्क किसके बराबर आया? अगर इस ब्रैकेट को खोल के लिख लें तो आपके पास क्या होगा? R1 क्रॉस F माइनस R2 क्रॉस F. अब अगर कॉमन ले लिया जाए F को, तो ये क्या बन जाएगा? R1 माइनस R2 क्रॉस F. ओके, R1 माइनस R2 किसके बराबर है? R के, दैट इज R क्रॉस F, that is equals to the total torque due to couple. ओके बेटा, अगर इसको खोल के लिखा जाए मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो आपके पास क्या होगा? टॉ इज इक्वल्स टू
r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय f। यहां पर ये r sin थीटा क्या है, आप कहेंगे r sin थीटा ओवर हियर इज दी आर्म ऑफ कपिल। r sin थीटा आर्म ऑफ कपिल क्या है, या फिर आर्म ऑफ कपिल को डिफाइन कैसे किया जाएगा, गौर करें यहां पर बेटा। अगर इस r के कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो r के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट होगा ये और दूसरा कंपोनेंट ये। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको आप क्या कह रहे हैं, r sin थीटा। अब गौर करें ये कंपोनेंट जो है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। ओके, इसी को आर्म ऑफ द कपिल कहा जाता है, जिसको मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं कि आर्म ऑफ द कपिल, आर्म ऑफ द कपिल is the perpendicular distance किसके परपेंडिकुलर, दोनों फोर्सेस के। कौन सी, जो कपिल कंस्टिट्यूट कर रही हैं, इन बिटवीन टू फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग अ कपिल। इन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस आप कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा। इन बिटवीन लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग अ कपिल। वो दो फोर्सेस जो कपिल को कंस्टिट्यूट कर रही हैं, उन दो फोर्सेस की लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आर्म ऑफ द कपिल कहा जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि टॉर्क ड्यू टू कपिल किसके बराबर है, आप कहेंगे टॉर्क बिकॉज ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू आर्म ऑफ द कपिल multiplied by magnitude of either of the forces which constitute a couple, force that constitute a couple, right? तो arm of the couple multiplied by the magnitude of either of the forces, दो forces में से कोई भी एक force की magnitude, उसको अगर आप arm of the couple से multiply कर दें तो आपको torque because of couple मिलेगा। ओके, कपिल का टॉर्क का SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर। कैसे बेटा, गौर करें, टॉ इज इक्वल्स टू RF साइन थीटा। R का यूनिट मीटर और फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो मीटर न्यूटन लिखना ऐसे लगता है जैसे मिली न्यूटन लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इसे क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर लिखते हैं, याद रखिएगा। ओके, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन मैं करवा भी चुका हूं, फिर भी लिख देता हूं। इसकी डायमेंशंस होगी ml स्क्वायर t पावर -2। ओके, ऐसी डायमेंशन किस और क्वांटिटी की है, वर्क की है, एनर्जी की है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब की यही डायमेंशंस हैं। ओके, क्लियर है, इसको प्लीज कैप्चर कर लें। होपफुली ये काफी समझ में आ गया होगा आपके, इसको कैप्चर कर लें तो हम आगे बढ़ते हैं।